तो लास्ट वन डॉट पे है तो स्टार्ट करते हैं। तो ये एरिया तो जैसे मैंने क्लास में बोला था कि जितने दो टॉपिक बचे हुए एरिया अंडर द कर्व हुआ और एक डिफरेंशियल इक्वेशन, बोथ टॉपिक्स आर द इनडायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का इनडायरेक्टली एप्लीकेशन, और जो अगला डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे वो अपना इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। तो इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए, बोला मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना। तो एरिया अंडर द कर्व जब मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू किया था तब भी मैंने बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर द कर्व में क्या डिफरेंस है। एक बार समझ लो कि जैसे मान लो कि कोई कर्व मान लेते हैं, मान लीजिए कर्व है कोई y इक्वल टू x, ठीक है, ये मान लेते हैं a हो गया पॉइंट और x में लिखता हूं, मान लीजिए a हो गया और ये b, ठीक है। तो कोई बोले कि y इक्वल टू fx का x एक्सिस के साथ कितना एरिया बना, तो x के साथ एरिया बनाने का ये मतलब होगा कि देखो ये वाला पार्ट एरिया कैसे निकालना है, पूरा का पूरा 2D में जो भी है उसका ये एक आ जाएगा, ठीक है, तीसरा ये आएगा, थर्ड वन और फोर्थ अपना ये। इन सबका अगर एडिशन कर दें, सबको मैग्नीट्यूड सबके ऐड कर दें, तो सबका ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ फंक्शन fx विद x एक्सिस। ठीक है, यानी अगर मान लो तुमने, अगर ये जो पूरा सैलेड पार्ट है, अगर इसकी वैल्यू मान ले a1 है, ठीक है, ये मान ले a2 है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ये मान लिया a3 है और इसको मान लिया a4 है, तो कोई बोले कि एरिया of function y equal to fx with x axis from x equal to a to x equal to b is वो कितना है, अगर x equal to a ये हो गया और x equal to b ये हो गया, यहां से यहां तक किस एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ, तो उसका जो एरिया निकालोगे सबके मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा a1 a2 a3 a4। ठीक है, ये अपना एरिया है। सबके मैग्नीट्यूड देखो, एरिया कांट बी नेगेटिव जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता, जीरो का मतलब क्या होगा, मान लो ये कोई एक्सिस है, इस लाइन का एरिया निकालना है, जीरो आएगा। बेसिकली क्या होता है, विड्थ और लेंथ इन्हीं को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ तो प्रॉपर कर्व बनेगा, तभी तो उसका एरिया निकालेंगे। तो एक लाइन हो गया तो उसका विड्थ जीरो हो जाएगा, लेंथ तो है लेकिन विड्थ जीरो है, तो एरिया भी जीरो हो जाएगा। एरिया लाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ पार्ट होना चाहिए। तो बेसिकली ये बोलते हैं कि एरिया कांट बी नेगेटिव और जीरो, एरिया का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन नेगेटिव टर्म्स होते हैं। इसका जो आउटपुट निकालोगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अलजेब्रिक एडिशन या फिर मैग्नीट्यूड को ऐड करोगे, जो भी आउटपुट आएगा वो अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसी को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखते हैं, x equal to a to x equal to b fx mod of, इसी को बोलते हैं एरिया ऑफ कर्व y equal to fx from with x axis from x equal to a to x equal to b। इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, x equal to a to x equal to b। मॉड क्यों लगा दिया, मॉड क्यों लगाया, ये फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अगर तुम इंटीग्रेशन यानी डेफिनेट इंटीग्रेशन से इसको रिलेट करोगे ना, तो एक ही कर्व या एक ही लाइन का अंतर है, दैट इज मॉड। अगर यही हटा दोगे ना तो ये आपसे क्या बच जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन का तुम्हें याद होगा, मैंने एक कर्व वहां लिखा था, नेट एरिया क्या लिखा था, अगर देखोगे तो वहां पर लिखा था नेट एरिया। ठीक है, नेट एरिया आपको बस याद है, एरिया लिखा है वहां पर नेट एरिया। नेट एरिया का ये मतलब हुआ
जो पार्ट अबव द एक्स एक्सिस होगा दैट इज पॉजिटिव और जो नीचे होगा वो नेगेटिव होगा। अगर इसी में ऐसे निकाल देना तो देखो ये क्या आता है, ये ऐसे आता है, a1 ऊपर है पॉजिटिव, a2 नीचे नेगेटिव, फिर अगेन a3 ऊपर है पॉजिटिव और a4 नीचे नेगेटिव। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करेगा कि रिलेटिव वैल्यूज कितने हैं। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालोगे वो कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन एरिया कभी भी नेगेटिव या 0 नहीं, 0 तो मतलब बनता नहीं, ठीक है। तो बस यहां पर वहां पर बेसिक डिफरेंस यही है कि यहां पर हम मॉड अप्लाई, ठीक है। तो जब भी तुम्हें एरिया निकालना हो एक्स एक्सिस के साथ बस आपको यही फॉर्मूला आप याद रखना है, x = a to x = b mod of fx into dx, that is called area bounded by the curve y = fx with x axis from x = a to x = b। ये बेसिक बात है, यही आपको याद रखना है। तो अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर ठीक से किया है, याद है, तो फिर ठीक है ना। तो याद कर रखना है कि एरिया में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में बस एक लाइन का अंतर है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फंक्शन या मॉडुलस ऑफ फंक्शन। एरिया में हमेशा बाय डिफॉल्ट आपको यही याद रखना है, और एरिया बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, एरिया काफी कंसाइज है, बहुत छोटा पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है, देखिए अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हम क्या करते हैं, a से b fx dx करते हैं। बस एरिया में और डेफिनेट इंटीग्रेशन में अंतर ये होगा कि एरिया में आपको फंक्शन गिवन होता है, यानी आपको यही फॉर्मेट गिवन होता है और इस फॉर्मेट का वैल्यू निकालना होता है। एरिया में क्या होता है, ये फॉर्मेट लैंग्वेज के फॉर्म में गिवन होता है और लैंग्वेज को हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करना। बस बेसिक डिफरेंस है ये पहला। दूसरा कि जो भी फंक्शन होगा उसके ऊपर क्या अप्लाई करना, मॉड। मॉड क्यों अप्लाई करना बता दिया, एरिया चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, हम उसको हमेशा कंसीडर क्या करते हैं, पॉजिटिव करते हैं। तो मॉड डालने से फायदा क्या होगा कि जो पार्ट नीचे है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये आपको याद। दिख रहा है अब, ठीक है। चलो अनम्यूट करके पूछ लिया करो ना, कोई डाउट हो तो अनम्यूट करो फिर पूछ लो। हाँ, क्योंकि मैसेज थोड़ा रीड करना क्लास के बीच में थोड़ा फिजिबल नहीं है, तो आप लोग जिसको डाउट हो पूछ लेना अनम्यूट करके। ठीक है, तो बेसिक दो बात फिर मैं बता दूं कि जब भी हमें एरिया निकालना है हमेशा क्या लिखना है, जिस फंक्शन दिया होगा उसका क्वेश्चन में यही तुमसे पूछेगा, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन फंक्शन विद x एक्सिस फ्रॉम x = a to x = समथिंग दिया होगा। तो जो दिया है बस आपको ये लिखना, फंक्शन गिवन होगा, x का इंटरवल भी दिया होगा कि कहां से कहां तक लेना है। इसके बाद फंक्शन को आप अप्लाई करो, मॉड को ओपन करो, फिर अपने आप एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे आएगा, मैं थोड़ा बता दूं कि एरिया के लिए थोड़ा ग्राफ का नॉलेज होना जरूरी है, कि ग्राफ थोड़ा बनाओगे तो उससे क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो ग्राफ मैंने बना दिया, तो ग्राफ को देखने से पता चलेगा कि कहां पे या किस इंटरवल में ग्राफ का पार्ट पॉजिटिव है या अबव द एक्स एक्सिस है, और कौन से पार्ट के लिए वो नीचे है या बिलो द एक्स एक्सिस है। तो ये दिख रहा है, तो मान लेते हैं कि तुमने ये निकाला x1 आ गया, ये मान लिया x2 आ गया, तुमने उसको आगे किया,
x3 आ गया, ठीक है। यानी क्लियरली दिख रहा है कि a से लेके x1 के बीच में ग्राफ का पार्ट पॉजिटिव है, x1 टू x2 में ग्राफ का पार्ट नेगेटिव है, अगेन x2 से x3 में पॉजिटिव है। तो मॉड को ओपन करने का तरीका ये होता है कि जहां-जहां ग्राफ चेंज हो, नेचर ऑफ या साइन ग्राफ का चेंज हो, उसके अकॉर्डिंग मॉड को ब्रेक कर दो। यानी जब इंटीग्रेशन का ब्रेक करोगे तो पहला इंटरवल क्या आएगा, a to x1, ठीक है, फिर x1 से x2, then x2 to x3 एंड फाइनली क्या जाएगा x3 to b। ये हमने क्या किया कि भाई जहां-जहां ग्राफ का साइन चेंज हुआ उसके अकॉर्डिंग मैंने इंटीग्रेशन के पार्ट को चेंज कर दिया। अब देखो a के मॉड जब भी आएगा, जब तो हमारे पास मॉडुलस का फंक्शन आएगा, और जब तक हम मॉडुलस को ओपन नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन बनेगा। मेन पार्ट क्या है कि मॉड को एक्सपेंड करना। और मॉड एक्सपेंड कैसे होता है, मॉड एक्सपेंड ऐसे होता है कि जब भी जिस फंक्शन के मॉड को ओपन करना है, जहां-जहां फंक्शन का ग्राफ x के ऊपर होगा उस इंटरवल में मॉड प्लस साइन के साथ ओपन होगा, और जहां-जहां ग्राफ नेगेटिव होगा या नीचे होगा वहां पर मॉड नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। याद ऐसे कर सकते हो कि जो फंक्शन का वैल्यू होगा उसी साइन यानी या साइन ऑफ फंक्शन है, साइन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉडुलस, ऐसे याद कर सकते हो। अलग याद होना चाहिए, ये लेवल 3 पार्ट है। यानी जो साइन होगा फंक्शन के उसी इंटरवल में उसी साइन के साथ मॉड को ओपन करना है। तो देखो a से x1 में फंक्शन का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर ओपन जो करेंगे ऐसे करेंगे प्लस fx dx, प्लस लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। x1 से x2 में फंक्शन का ग्राफ या फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड कैसे ओपन हो जाएगा, माइनस fx dx, ठीक है। सिमिलरली x2 से x3 जाओगे तो x2 से x3 में ये वाला फंक्शन माना है, मतलब कोई भी रैंडम फंक्शन मान लो ना, x2 से x3 जाओगे तो अगेन फंक्शन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, तो फिर यहां पर प्लस साइन के साथ ओपन होगा fx dx, ठीक है। अगेन x3 से b में जाओगे तो फंक्शन का साइन नेगेटिव हो जाएगा यानी माइनस। मॉड ओपन होगा, ओपन करने के बाद फंक्शन को इंटीग्रेट करो, लिमिट आओ, ऐड करो, अपने आप को पॉजिटिव हो जाएगा। थोड़ा इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो a से b में फंक्शन का वैल्यू सॉरी a से x1 में फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव था, फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव था, प्लस था, तो कोई फर्क नहीं। x1 से x2 देखोगे तो x1 से x2 में फंक्शन का आउटपुट क्या है, नेगेटिव है, फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव है, तुमने एक और माइनस साइन अप्लाई कर दिया, ये अपने आप में क्या था, नेगेटिव का एक और हमने माइनस इंट्रोड्यूस कर दिया, तो माइनस से था माइनस हमने अप्लाई कर दिया, तो नेट में क्या होगा, पॉजिटिव। तो वही याद रखना है कि कभी भी मॉड को ओपन करना ना, हमें ये याद रखना है साइन ऑफ फंक्शन इक्वल टू साइन ऑफ मॉड, ये आपको छोटी सी बात है, याद रखोगे फिर मॉड को आराम से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद सिंपलीफाई करो, लिमिट डालो, अपने आप ऐड करोगे उसका रिजल्ट, ठीक है। समझ में आ गया, यहां पे कोई डाउट किसी को, इसको नोट करो, फिर इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। थोड़ा इसमें है मॉड को ओपन करना और ग्राफ को ड्रॉ करना, ये दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। ग्राफ को ड्रॉ करना, अगेन मॉड को एक्सपेंड करना। मॉड आपको बस एक लाइन मतलब वो याद रखोगे, अगर आपने ग्राफ बना लिया या फिर अपने आप दिख रहा है तुम्हें कौन से पार्ट पे फंक्शन नेगेटिव है कौन से पार्ट पे फंक्शन पॉजिटिव है, उसी के अकॉर्डिंग आराम से ओपन कर सकते हैं। जहां-जहां फंक्शन पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में प्लस साइन के साथ ओपन करना है, जहां-जहां फंक्शन नेगेटिव होगा उस इंटरवल में माइनस साइन। ये मॉडुलस हो गया, जीआईएफ होगा, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, ये ऐसे फंक्शन होते हैं इनको जब तक एक्सपेंड नहीं करोगे ना, आफ्टर अप्लाइंग इट्स डेफिनेशन, तब तक क्वेश्चन बनेगा। तो मॉड आ गया तो मॉड को एक्सपेंड करना जरूरी है, जब तक करोगे नहीं क्वेश्चन बनेगा। इसको फर्स्ट पार्ट कर देता हूं, सेकंड पार्ट कराता हूं, मतलब जो शुरू से किया ना उसको फर्स्ट लिख देना। दो टाइप होते हैं इसमें, एरिया अगर करोगे, एक अपना था x एक्सिस के साथ, दूसरा आता है y एक्सिस के साथ, ठीक है। तो y बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, जो तुमने x में किया एग्जैक्टली सेम थिंग हमें y में करना है, यानी फंक्शन थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, y fx की जगह मैंने gy लिख दिया, मैं विद रिस्पेक्ट टू gy।
थोड़ा y में अनकन्वेंशनल लगता है थोड़ा, क्योंकि हमें आदत होती है x के रिस्पेक्ट में करने में, तो y में थोड़ा सा कभी-कभी डिफिकल्टी जरूर नहीं हो। बात सेम वही है कि भाई अगर हमें मान लो पहले क्या था x के रिस्पेक्ट में निकालना था, तो x एक्सिस के साथ अगर मान लो इसको x में निकालना हो तो x एक्सिस वाला पार्ट सेपरेट कर दो, लेकिन क्योंकि हमें y एक्सिस के साथ निकालना है तो एरिया को हम किसके साथ करें, y एक्सिस के साथ करना है। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि भाई क्या लिखा है gy dy का मतलब होगा y वाला पार्ट, dy का मतलब ये हमेशा बताता है कि कौन से एक्सिस को आपको कंसीडर करना है। तो y एक्सिस के साथ हो गया, ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया। a से b का मतलब बोल ही रहा है कि आपको y को a से y को b के बीच एरिया निकालना है, वो लिख दिया, ठीक है। तो पहला काम ये बहुत बेसिक काम है, फंडामेंटल काम है, हर एक एरिया में आपको पहला काम यही करना है, gy mod y dy, ठीक है ना, ये एरिया होगा। ये लिमिट वो हो गया कि जहां से जहां तक हमें फंक्शन का एरिया कंसीडर करना है या फाइंड करना है, ठीक है। अब सेकंड काम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि मॉड को ओपन करना। अभी मैं वही बोलूंगा, जब भी मॉड को ओपन करना है ना, हमेशा देखो कि फंक्शन का साइन कहां पे चेंज होता है। तो क्लियरली दिख रहा है कि अब अगर x gy लिखा है तो इसमें इनपुट y हो गया, यानी ये हो गया इनपुट और x इज आउटपुट हो गया, x में आउटपुट, यानी अब आउटपुट जहां-जहां पॉजिटिव होगा, अब देखो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला ठीक है, इसमें x में पॉजिटिव होगा। पहले याद करो हम x के ऊपर देख रहे थे, x के ऊपर जो था पॉजिटिव था, x के नीचे था वो नेगेटिव था। यहां पर क्या होगा, यहां पर आउटपुट चेंज हो गया ना, अब आउटपुट x हो गया, तो x के पॉजिटिव में जो होगा वो प्लस वाला पार्ट होगा, x का नेगेटिव होगा जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा। तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट क्या है, x के पॉजिटिव में है, तो ये वाला मॉड कैसे होगा, प्लस के साथ, ये वाला मॉड कैसे होगा, माइनस के साथ, अगेन ये वाला मॉड प्लस के साथ। यानी इसको ओपन करेंगे तो फिर वही बात है, a से y1, अगेन y1 से y2 और लास्ट में y2 से दिया है। अब a से y1 देखोगे, a से y1 का फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है तो प्लस के साथ ऊपर हो जाएगा dy, इसमें नेगेटिव है तो माइनस के साथ ऊपर हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे प्लस, फिर सोल्व करोगे ठीक है। अब एक और समझो, कभी-कभी क्या होता है मॉड को मतलब समझने में कहां से जीरो मतलब कहां प्लस माइनस, तो ऐसे समझ सकते हो, अल्टरनेट पार्ट है इसका, बोलो टाइम से करो बेटा, बेटा इधर बैठो, मैं यहां पीछे बैठो, पीछे लास्ट। एक बात और समझो, कभी-कभी कंफ्यूजन में आता है, मान लो ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत हो या फिर समझ में आई ग्राफ बनाने में टाइम लगता है, तो देखो एक आइडिया ऐसे रख सकता है कि इसे समझो, जैसे मैंने ग्राफ बनाया था ना, ये वाला पार्ट ये ऐसे ऐसे था, ठीक है, ये वाला ए था और ये वाला बी था, ए और बी जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चंस में गिवन है कि आपको इनके बीच में एरिया को फाइंड करना है। एक बात समझो, जो ये था अपना x1, ये था x2 और ये था x, ये तीन पॉइंट है, तो हमें निकालना कौन से पॉइंट है, x1 पॉइंट, x2 पॉइंट एंड x3 पॉइंट। एक बात बताओ कि जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स, क्या ये वो पॉइंट्स नहीं है जहां पे फंक्शन का आउटपुट क्या है, जीरो है ना भाई, कोई ग्राफ और x एक्सिस कट कर रहा है उसका मतलब क्या है, वहां पे उसका आउटपुट जीरो है। तो अगर कोई बोले x1 x2 x3 के वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, ऑल थ्री आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन किसके हैं, x1 x2 एंड x3 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन कौन सा f x = 0,
यानी एक काम करो कि जिस फंक्शन का एरिया निकाला है ना उसको इक्वल टू 0 करके वहां से इसका क्या निकालो, रूट्स निकालो। तो जो रूट्स निकालोगे ना और वही क्या हो जाएगा भाई, 3 रूट आएगा, 2 रूट आएगा या 1 रूट आएगा, यही तो होगा। इससे ज्यादा रूट्स आते नहीं जनरली, 2-3 ही मैक्सिमम होते हैं, एक या दो ही होते हैं। अब जो रूट निकालोगे उन्हीं में कोई रूट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम कभी-कभी क्या हो जाता है कि मान लो तुमने बनाया, तुमने अगर मान लो 2 रूट आ गए, मान लो तुमने सोल्व किया और यहां से 2 ही रूट आ गया x1 और x2। अब तुमने क्या किया, ध्यान देना, तुमने क्या किया कि a से x1 ले लिया, क्योंकि a से स्टार्ट करना था, a से हमने x1 ले लिया और अगेन x2 से सॉरी x1 से x2 ले लिया और लास्ट में x2 से b ले लिया। ये तो क्या दो रूट्स आ गया था। a से b में हमने एरिया निकाला था, हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया, एक होगा a से x1 तक, x1 से x2 और x2 से b तक। कंफ्यूजन कहां पे होता है कि भाई हमने साइन कौन सा डाला। एक काम करो, मैं ये बोलूंगा कि कंफ्यूजन होना तो बिना साइन के कैलकुलेट करो, ट्वेल्थ में होगा। क्या बोल रहा था मैं, ये बोला था मान लो कंफ्यूजन के हमें प्लस लगाना है, माइनस लगाना है, ग्राफ ऊपर है ग्राफ नीचे, तो मैं बोलता हूं विदाउट अप्लाइंग एनी साइन तुमने सीधा fx लगाओ, यहां भी fx लगाओ और यहां भी fx लगाओ, ठीक है ना। इंडिविजुअली तीनों को कैलकुलेट करो। मान लो तुमने इसको कैलकुलेट किया, मान लो 5 आ गया, तुमने इसको किया -10 आया, इसको कैलकुलेट किया -20 आया। मान लो सपोज लो कि हमने पहले रूट्स निकाला, रूट्स के ग्राफ को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद क्या किया हमने कि भाई हमने तीनों के पार्ट को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर दिया। अब अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि एरिया कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब, नेगेटिव आने का ये मतलब हुआ कि हमें इसका जो मॉड था, ग्राफ तो यहां से शुरू होगा ना भाई, इंटीग्रेशन यहां से शुरू होगा, मॉड हमने बिना साइन लगाए हमने उसको सोल्व कर लिया। तो नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ कि भैया ये क्या था, इसका ग्राफ उस पार्ट में नीचे था और हमें क्या लगाना था, आफ्टर ओपनिंग द मॉडुलस हमें क्या लगाना था, माइनस साइन। हमने कुछ लगाया नहीं, हमने डायरेक्टली सोल्व कर लिया, इसलिए नेगेटिव आ गया। तो मेन ये पार्ट है कि जो भी वैल्यू आएगा उसके मैग्नीट्यूड आपस में ऐड, यानी ये 5 आया, ये एज इट इज 5 रहेगा, वो -10 आएगा तो +10 कर देंगे, -40 आएगा +40 कर देंगे। नेट में से क्या जाएगा, उसमें एक काम आपका बच जाएगा, ग्राफ बनाना, ठीक है ना। बस आपको ये सोचना पड़ेगा कि जितने जगह पर फंक्शन का वैल्यू 0 हो, यानी जितने उसके रूट्स है, जितने उसके रूट्स है, उन रूट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन के क्या करना, हमें इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देना। तीनों दो जिन बने, 3 बने, 2 बने, जितने इंटीग्रेशन बनेगा उन सबको इंडिविजुअली सोल्व करो। अगर पॉजिटिव आया तो फेयर इनफ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर नेगेटिव आएगा तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें क्या करना है, ऐड कर देना। दैट इज पूरा का पूरा क्या आएगा ना, जरूर याद में रख लीजिए। तो मेन एक पार्ट है ग्राफ बनाना, ग्राफ में प्रॉब्लम है हो भी सकता है, ये सब भी आसान नहीं आता, लेकिन ये तरीका वहां फेल कर जाएगा जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो, ठीक है। तो अभी उसकी बात नहीं करते, अभी अभी यही डिवीजन, ठीक है। कि आपको जब भी कोई एरिया निकल के आए, अगर x के साथ है तो ये लिखना है, मतलब fx dx वाला पार्ट, ठीक है ना। y के साथ लेना है तो ये लिखना है, ठीक है ना। कोशिश करो कि थोड़ा ग्राफ बनाया जाए, क्योंकि जब तक यूज्ड टू भी होगा तब प्रॉब्लम होगा, आदत तो डालनी पड़ेगी कभी ना कभी, ठीक है। कोशिश करो एक बार ग्राफ बनाते चले, ठीक है, उससे थोड़ा फायदा होगा, ठीक है। कोई किसी को डाउट, क्लियर हो गया। चलो क्वेश्चन फाइंड द एरिया find the area देखो मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ा था तभी बोला था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक हमेशा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होता है, तो थोड़ा आराम से करो, आंसर गलत नहीं आना चाहिए। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व fx equal to x square minus 2x from x equal to -1 to x equal to 3 with x axis. Find the area of the curve y fx equal x square minus 2x from x equal to -1 to x equal to 3 with x axis. हालांकि ये ग्राफ आसान भी है, क्वाड्रेटिक है, रूट्स भी निकाल सकते हो, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है तो ग्राफ भी बना सकते हो, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है।
बिना ग्राफ बनाए करना है तो मैंने बताया कि जो फंक्शन है उसको इक्वल टू 0 करो, वहां से रूट निकल जाएगा। रूट देखो अगर उसके बीच में है तो फिर सही। पहला लाइन है कितना, एरिया इक्वल टू -1 to 3 mod fx dx। पहला लाइन जो ये अपना x के साथ है तो fx dx आएगा, y के साथ होगा तो dy dy बन जाएगा। बस ये डाउट हो तो पूछना ना पड़ेगा, ये नहीं पूछ नहीं रहे। टाइम से हुआ रूट निकल फंक्शन का रूट निकल बता दे, इसके रूट निकल देखिए बीच में जो नंबर है उसको देखिए। नंबर है हालांकि इसका ग्राफ भी बनाओगे तो बन जाएगा क्योंकि बहुत इसके रूट्स क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x है तो x स्क्वायर माइनस 2x को इक्वल टू 0 करोगे, x कॉमन आया x माइनस 2 इक्वल टू 0, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 एंड 2, इसके दो रूट आ गए, यानी ये क्वाड्रेटिक जो है वो x के दो पॉइंट पर कट करेगा, एक x इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 पे। तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस टाइप ऐसे बनेगा, ये बनेगा, ये अपना 0 हो गया, ये अपना 2 हो गया, ठीक है। ये ग्राफ आ गया हमारा fx का। अब हम -1 से 3 के बीच में बनाते हैं, -1 कहीं यहां पर है और 3 कहीं यहां है। ग्राफ का एरिया डिवाइड हो ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस ये वाला। अब ब्रेक करोगे तो क्लियरली क्या हो जाएगा भाई, दो रूट्स आ रहे 0 और 2, तो बताया तो मैंने -1 से 0 प्लस 0 से 1 सॉरी 0 से 2 देन 2 से 3, ये था पहला इंटरवल क्या था, पहला ब्रेक था -1 से 0 देन 0 से 2 देन 2 से 3। अब अगर मैंने बोला था दो तरीके बताए, पहला कि भाई अगर ग्राफ को देख के रीड कर सकते हो कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, डायरेक्टली मॉडुलस उसी तरह ओपन करो, यानी ये क्या लिखा हुआ है, ये अपना था -1 से 3 mod x स्क्वायर माइनस 2x dx, ये था, इसको ओपन करना। अब हमें ग्राफ में दिख रहा है कि ये जो ग्राफ है वो -1 से 0 में पॉजिटिव ग्राफ है, देन 0 से 2 में नेगेटिव ग्राफ है और अगेन 2 से 3 में क्या है, पॉजिटिव है। तो हमने जो इंटरवल को ब्रेक कर दिया। अब अगर कोई बोले -1 से 0 में फंक्शन का ग्राफ पॉजिटिव है तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस साइन के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x dx प्लस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे 0 से 2 में जाओगे तो 0 से 2 में ग्राफ का नेचर क्या होगा, नीचे आ जाएगा, नेगेटिव आ गया, तो ग्राफ का नेचर में नेगेटिव आ गया तो मॉड कैसे ओपन होगा, नेगेटिव के साथ, यानी यहां पे क्या अप्लाई करना है, माइनस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x इनटू dx। अगेन 2 से 3 में क्या है, 2 से 3 में फिर वापस फंक्शन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ग्राफ कैसा होगा, प्लस के साथ, यानी x स्क्वायर माइनस 2x। अगर मान लो मॉड मतलब ग्राफ को ओपन करके नहीं करना तो सिंपल मैंने क्या बोला था, पहला काम इसके रूट्स निकालो, रूट्स तो आराम से आ जाएगा, फंक्शन दिया है इक्वल टू 0 करो, वहां से x का वैल्यू आ जाएगा। अब हमें -1 से 3 में एरिया निकालना है और जो रूट्स आए वो इसी के बीच का। एक बात और सुनो कि मान लो अगर एक बार आता है यहां पर 4, क्योंकि कुछ भी होता है, तो क्योंकि एरिया में -1 से 3 में निकालना था तो 4 अपने काम का था नहीं था, छोड़ देंगे। जो रूट्स उसके बीच में आएगा, क्योंकि भाई एरिया तो उसी के बीच में आएगा, एरिया में -1 से 3 में निकालना है तो x इसके बाद का है तो हमारे काम करेंगे। तो अगर मान लो 3 रूट आ गया, जो एक रूट अगर उसके आउटसाइड का इंटरवल है तो अपने को लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने काम करेंगे। तो काम का क्या था, 0 से 2। अब देखो -1 से 3 में एरिया निकालना है और उसके बीच में दो जगह पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, तो ग्राफ को क्या करेगा, ब्रेक करेंगे, या इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो ये क्या आएगा, -1 से 0, फिर 0 से 2, फिर 2 से 3। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि भाई सिंपली आप इसको विदाउट यूजिंग द साइन आप इसका एरिया कंसीडर कर लो, ठीक है। सॉरी फिर आपका प्रिंसिपल था इधर नहीं मिला है क्या आपका, हेलो फेस से आपको तो मिला हुआ है, वो नहीं मिला, ये आपको भिजवा था, लगाइए सॉरी और
समझ गए? तो दो तरीके हैं। एक बार आपको क्लैरिटी है ग्राफ में तो आराम से भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो ग्राफ बनाने में टाइम लग रहा है, फिर ऊपर उतना काम करे, तो फिर एक काम तो करना पड़ेगा कि जो भी फंक्शन का एरिया निकालना है उसके रूट्स निकालो, उन रूट्स को कंसीडर करो कि इनके बीच का है। फिर ग्राफ ये जो लिखा है तुमने इंटीग्रेशन निकालने के लिए, अब उसको ब्रेक कर दो जो रूट्स है उसके अकॉर्डिंग। अब बिना साइन लगा है पूरे के पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर दो। अब अगर मान लो इसका कोई वैल्यू आएगा, फिर इसका कोई वैल्यू आएगा और इसका कोई वैल्यू आएगा, इन तीनों को एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड को आपस में ऐड करो, दैट इज द फाइनल एरिया। समझ गए? दो तरीके, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, दो तरीके अपने पास। आप एक ग्राफ के थ्रू पर, हालांकि ये बेसिक ग्राफ है, ये आना चाहिए, नहीं आना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना? क्योंकि 11 क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, सिंपल है, x² - 2x, ओपनिंग ओपन पैराबोला है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। अगर याद है तो फिर थोड़ा तो रिवाइज करना पड़ेगा, चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे, थोड़ा पढ़ के छोड़ दोगे तो वापस भूल ही जाओगे। कोई डाउट किसी को? चलो आंसर बताओ। 4 और किसी का? 4 यार, चलो भाई 4 ही है। कोई डाउट हो तो पूछना, मैं किसी में जो लेट आया तो कुछ हो तो बता देना। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेन पार्ट कैलकुलेशन होता है, तो थोड़ा क्योंकि इसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट कैलकुलेशन इंटीग्रेशन तो सेम ही है भाई, x² का भाई इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3, ये हो गया x³/3 और ये हो जाएगा x²/2 यानी कि x² है। इंटीग्रेशन ये आ गया, लिमिट क्या है -1 से 0, एक बार -1 से 0 है, अगर साइन नहीं लगाते हो तो प्लस ही रखेंगे। तो मैं दोनों बातें बता चुका हूं, मर्जी तुम्हारी है कि तुम कैसे उसको अप्रोच करो। ये हर किसी का इंडिविजुअल अप्रोच होता है कि भाई आप कैसे उसको स्टार्ट करते हो। बस ये ध्यान जरूर रखना है विदाउट साइन के साथ करते हो हमें सबके मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। कभी-कभी क्या होता है जल्दी-जल्दी में पेपर में ऐसे भी थोड़ा हम जल्दी नहीं रखते, इंटीग्रेशन सबका सेम हो गया, लिमिट लगा दिया, अब क्योंकि यहाँ प्लस लगाया होना चाहिए माइनस, इसका वैल्यू निकालोगे तो नेगेटिव, वो ध्यान रखना, ठीक है? तो तीनों के इंडिविजुअली जो भी आउटपुट आएंगे उनके मैग्नीट्यूड को या एब्सोल्यूट वैल्यू को हमें ऐड करना होगा। जिनका हो जाता है ना वो पैकेज रख लो, पैकेज मतलब इंटरनेट के पुराने बैठ के किया, ठीक है? क्योंकि बैठ के बाकी लोग करेंगे तभी मैं तो एक पैकेज लेके आए हो पुरानी, उससे रिवीजन होता रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ये सब लोग सब तरह के मेरी भी मजबूरी है, कोई पैकेज लेके आए करो पुराने का, साथ में करते रहो आराम से बैठ बैठ, टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, आगे से बस ध्यान रखना है। एरिया ऐसा है कि हर एक तुम्हें हर एक एग्जाम में मतलब मान चलो आउट ऑफ 10 एग्जाम दोगे तो कम से कम 7 एग्जाम में एरिया क्वेश्चन रहेगा ही।
बस ये रहेगा किसी न किसी तरीके से, क्योंकि ये डेफिनेट भी है और एरिया भी। इस तरह से दो चैप्टर को कंक्लूड करो। एरिया तो अपने आप नहीं है, और कर क्या रहे हैं, तो एरिया यहीं पर खत्म हो गया, एरिया यहाँ था ही। जो पहला लाइन लिखा ना एरिया बस वही पड़ता है, उसके बाद का पूरा काम तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व करो। तो ये पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन है, इसमें कहीं भी एरिया नहीं है। एरिया है, मैं पहले क्लास में ही बोला था जब इंटीग्रेशन शुरू किया था कि अगर इंटीग्रेशन सही से करोगे तो पूरा इंटीग्रल कैलकुलेशन आपका अच्छा है, अदरवाइज वही हर एक क्वेश्चन मार करते रहोगे। हो गया, तो लिखना है, लिख लो 4 आई आंसर, जब सब बोलता है 4 ही मान लेते हैं। इक्वल टू सेम है, फाइंड द एरिया में कर्व चेंज करता हूं, कर्व लिख लो x³ - x, x³ - x, x minus half से 2 ले लो, -½ to 2 with x-axis obviously. Question है find the area of the curve x³ - x from x equal to -½ to x equal to 2 with x-axis. कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो कैलकुलेशन आराम से करना, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसका 4 ही आना मान लेना। बोल कुछ इंटीग्रेशन का मॉड्यूल आ जाएगा, बोल तो दिया है अभी, शायद पता नहीं प्रिंट किया कि नहीं। फैक्टर का रूट निकाला दो, एंड रूट्स जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, x² x³ - x 0, x कॉमन लोगे तो x² - 1 0, फैक्टर करोगे तो x - 1 into x + 1 = 0, यानी x यहां से कितना आ रहा है 0 1 एंड -1, तीन वैल्यू आ। अब हमें तीनों को देखना है, क्या जो इंटरवल गिवन है ये क्या था, -½ से 2, ठीक है। क्या इस तीनों मतलब इसी में तीनों है, बिल्कुल देखो जो एरिया में लिखा -½ से 2 वही इसका इंटरवल था, और जो हमने रूट्स निकाला एग्जैक्टली इन्हीं के बीच में तीनों के तीनों नंबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल तो तीनों में तीनों कंसीडर करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करना है, इंटरवल वही चेंज करना है, -½ से क्या है 0, फिर 0 से क्या होगा 0 से सॉरी 0 नहीं -1 नहीं आएगा ना, हाँ 0
ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो इंटरवल दिया -½ से 2 तक, कहां तक है? -½ से 2, यानी -½ से, अगर मैं थोड़ा बताऊं रहा हूं, देखो कुछ ऐसा है, मान लीजिए -½ है और ये 2 है, तो इसी के बीच में एरिया निकालना है ना, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, मैं जनरली बता रहा हूं। अब तुमने उसका रूट निकाला, तो एक रूट इसका पीछे है, क्या है? -1, तो भाई -1 से -½ करोगे तो ये एरिया आ जाएगा, और ये एरिया तो हमें भूलना नहीं। उसने क्या बोला कि -½ से आगे निकालो, अप टू 2 तक निकालो। तो वही मैंने बताया था कि इनमें से वही रूट्स को कंसीडर करो जो एग्जैक्टली उन नंबर्स के बीच में है। तो जो इंटरवल था -½ से 2 के बीच में एग्जैक्टली दो रूट्स आ रहे हैं, 0 और 1, तो क्या हो जाएगा? -½ से 0, देन 0 से 1, और लास्ट में क्या आएगा? 1 to 2, ठीक है ना? और लास्ट में क्या आ जाएगा? 1 से 2, फंक्शन तो ऑब्वियसली सब सेम रहेगा, x³ - x, फिर यहाँ भी x³ - x, और यहाँ भी x³ - x। इसको सोल्व करो। मैंने क्या लगा? साइन भी लगा। साइन लगाने का मतलब क्या हुआ कि आपको तीनों को सोल्व करके तीनों का मैग्नीट्यूड जोड़ना पड़ेगा, बस ये ध्यान है, ठीक है? हालांकि ये भी आसान ग्राफ बना सकते हो, तो अच्छी बात है। इसका ग्राफ कैसे आएगा? -1, 0, 1 और 2। तो उसने बोला -½ के निकालो, तो -½ यहाँ होगा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट प्लस। तो ग्राफ में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ग्राफ का अल्टरनेट बता दिया आपको कि ग्राफ अगर नहीं बनाना है तो रूट्स निकालो, रूट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको चेंज करो, जितने बनेगा इंटीग्रेशन उन तीनों इंटीग्रेशन को इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आएगा उनके मैग्नीट्यूड को वापस करो। बस ये नहीं जल्दी जल्दी में जो है उसका रेट निकालो। रेट निकालोगे तो डेफिनेट की जगह पर, सॉरी एरिया की जगह डेफिनेट इंटीग्रेशन और ये। हाँ, किसी का आया तो बताना। 167 by 64, और किसी का क्या? जिसका भी आएगा बोलते जाना, गलत सही की बात मतलब बिना सोचे हुए। इंटीग्रेशन कर लिया होगा ना, x की इंटीग्रेशन क्या होगा? x4/4 - x²/2, मतलब कैलकुलेशन तो रहेगा बेटा। अब ये मत पूरा सर एकदम आसान दो, 0 to 1, 1 से 2, तो मुश्किल है ना। तुम्हारे पेपर में आएंगे ना, जेई में आएंगे, बोर्ड में भी इतना आसान नहीं आएगा। हां, लिमिट डालो और बाहर ले तो फोर्स हो गया कितना है ना। अच्छा वो बढ़िया वो तो लिख दो आप लिमिट डाल रहे हो पहले कपल लिमिट डालो, जोड़ा फिर माइनस और वॉल्यूम जहां एक से वहां अपर लिमिट माइनस ब्रैकेट डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान है, कैलकुलेशन इसका मेन पार्ट है। ध्यान रखो ये कैलकुलेशन का काम तुम्हारा ही रहेगा। सर रिपीट करना कितना? रिपीट क्या बोल करना रहे हो? रिपीट करना है। कौन सा पार्ट? ये बताया ना भाई, रूट निकाला हमने, रूट कितना आ गया? 0, 1 और -1। एरिया जो निकालेंगे क्या होगा? एरिया -½ से 2 तक है ना, ठीक। उसने बोला x = -½ to 2 तक आपको एरिया निकालना है, तो हमने वही लिया -½ से 2। अब जो रूट्स हमने निकाला उसके 3 रूट आ गए, एक 0 आया, एक 1 आया, -1 आया। लेकिन जो हमें एरिया निकालना है वो -1 से 2 तक है ना, तो जो एक -1 रूट्स आया वो अपने काम का ही नहीं है, क्योंकि वो आउटसाइड द लिमिट है। अब इसमें काम का रूट्स कितना है? एक 2 आए, एक 0 और 1, तो हमने क्या किया? इसको ब्रेक कर दिया, एक -½ से 0 लिया, देन 0 to 1 और 1 से 2। फंक्शन तो हर बार सेम लिया हमने, x³
-x। अब तीनों को इंटीग्रेट कर दो, -हाफ से 0। बस इसमें हमने मॉड नहीं लगाया। मॉड नहीं लगाने का एक अल्टरनेट ये होता है कि जो भी आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना, मान लो इसका कैलकुलेट किया तो इसका जो भी आएगा ना, इसका पॉजिटिव वैल्यू हम इसमें ऐड करेंगे। फिर सेकंड कैलकुलेट किया, इसका भी पॉजिटिव निकालो, और थर्ड का इसका भी पॉजिटिव निकालो। यानी इन तीनों में कोई नेगेटिव आएगा ना, ये ऑब्वियसली ये मिडिल वाला नेगेटिव आएगा, क्योंकि दिख रहा है ग्राफ इसका नीचे। तो ये वाला जो वैल्यू निकालोगे ना, ये जो भी आएगा ना, इसके प्लस वाले को तीनों में ऐड करो, यानी कि नेट निकाल दो। समझ गए? यस सर। ठीक। आगे सुका ये आ रहा मान ली 164/64 कैलकुलेट करो, ये तो पिटाई होगा ना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मैं थोड़ी करूंगा। इंटीग्रेशन को रिवाइज करना है बोला, बोला तो लास्ट क्लास में भी रिवाइज करना है। थर्ड करते हैं, फंक्शन मान लिया cos x equal to pi by 4 to x equal to 5 pi by 3। वही है विद x एक्सिस। क्वेश्चन है फाइंड एरिया दिस from x equal to pi by 4 to 5 pi by 3 with x एक्सिस। सॉरी सर, अगेन कोई नहीं, फ्रेंड से किस किस के पास नहीं है? ओह सॉरी, दो मिनट हो गया वापस। बता ले बेटा। और ये पढ़ने के लिए, हाँ मेरी बात है भेज दिया इसको। You want? ऐसा समय आ गया। आगे देखो, अब देखो cos x है, इसका ग्राफ को बना सकते हो। ये मत बोलते ये ग्राफ तो कुछ तो आना ही चाहिए। अब ये थोड़े बोले कुछ भी नहीं आता, तो भाई मैं कहां से सिखाऊंगा? अल्फा इटली से कुछ तो मान के चलना पड़ेगा ना कि हां यहां तक तो आना ही चाहिए। देखो ये वाला पार्ट प्रोसेस का बार-बार बोलता हूं कि हमेशा ग्राफ वही बनाओ जितनी जरूरत है, और नेसेसरी कभी भी ग्राफ नहीं बनाना। वो कभी-कभी क्या कॉन्फ़िगर भी क्रिएट करता है, पाई बाय 2 है और ये 3 पाई है। ग्राफ हमेशा वही बनाना चाहिए जितनी आपको जरूरत हो, जितना उससे बोला हो। अननेसेसरी कभी भी ग्राफ को नहीं बनाना चाहिए। खामखा कॉन्फ़िगर क्रिएट करेगा, उससे प्रॉब्लम भी होगा कभी-कभी। तो उसने बोला पाई बाय 4 टू 5 पाई बाय 3 था, देखो कोई मैंने बनाया cos का बना दिया, वही पार्ट रखा जो हमें जरूरत है। पाई बाय 4 यहां आ गया, पाई बाय 3। एरिया पहला काम वही होगा कि भाई एरिया लिखेंगे हम लोग तो क्या आएगा, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड ऑफ cos x आएगा dx पाई बाय 4 टू पाई बाय 3 आएगा किसी का? अब देख रहा है भाई, पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में पॉजिटिव है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में नेगेटिव है, और 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 3 में वापस पॉजिटिव है। तो ग्राफ जब ओपन करोगे तो क्या होगा, पाई बाय 4 से
5 पाई बाई 3 में प्लस के साथ ओपन होगा dx। फिर एक बात और मैंने बताया था, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट किया था तो बोला था कि साइन हो या कॉस हो, तुम्हें अगर याद हो, इनका इंटीग्रेशन अगर एक क्वार्टर में करोगे तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तुम्हें अगर याद हो, अगर तुमने क्लास अटेंड किया हो, ये बोला था, याद रखो, मैं बार-बार याद रखो कि साइन हो या कॉस हो, एक क्वार्टर में ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे ऑलवेज द वैल्यू जो आएगा वो 1 ही आएगा। बस फर्क ये है कि अगर वो ग्राफ का पोर्शन ऊपर आया तो +1 आएगा, नीचे आया तो -1 आएगा। अरे तुमसे कोई पूछे 0 से π/2 में साइन का वैल्यू क्या आएगा, +1। कोई पूछे 0 से π/2 में cos का वैल्यू क्या आएगा, निकाल के चेक कर सकते हो, वो नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछे, देखो साइन में तुमसे पूछे कि काम करो भैया पाई से 3π/2 में निकाल, तो पाई से 3π/2 अभी भी क्या एक क्वार्टर का ही वैल्यू है। अब एक क्वार्टर, लेकिन इसमें इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि 3 पाई से 3π/2 में साइन क्या होता है, साइन का ग्राफ देखोगे तो ऐसे बनेगा, ये π/2 है, सॉरी ये पाई है और ये 3π/2, तो नीचे आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1। हमेशा साइन और कॉस एक क्वार्टर में वैल्यू हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आएगा। अगर ग्राफ नीचे है तो -1, ऊपर है तो +1। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो ये वाला वैल्यू आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि 5/2 से जब 3π/2 में cos करोगे, देखो 5/2 से 3π/2 में, 5/2 से 3π/2 में जब cos का ग्राफ तुम इंटीग्रेट करोगे, मॉड लगाए तो मॉड लगाने से फायदा क्या होगा कि जो पार्ट नीचे है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब देखो इसमें कितने क्वार्टर है, 2 क्वार्टर है ना, π/2 से पाई, देन पाई से पाई, 3π/2, तो नंबर ऑफ क्वार्टर कितने हो गए, 2। तो इसका जब वैल्यू निकालोगे ना तो 2 आएगा। याद है तो इतना काम बच जाएगा। इंटीग्रेट करोगे फिर लिमिट डालोगे, टाइम तो लगता है ना। तो साइन का और कॉस का, ठीक है ना, रेफर कर सकते हो, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि साइन और कॉस याद रखो, हर एक क्वार्टर में उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। अगर ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है देन +1, बिलो द एक्स एक्सिस है तो -1। ये आपको दो चीजें याद रखनी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली हम क्लेम कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज +2। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड ये हो जाएगा, देखो यहां से 3π/2 to 5π/3 cos 6 प्लस के साथ ऊपर होगा, तो बीच वाले को निकालने की जरूरत नहीं है, 2 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, ये वाले पार्ट कैलकुलेट करो। अब देखो कांसेप्ट याद रखेंगे तभी तो फाउंडेशन बन सकता है। आप मान लो हर एक कांसेप्ट भूलते रहोगे तो फाउंडेशन बनेगा कैसे? चीजें याद करके फिर ऊपर जाएगा ना। नहीं दिख रहा है, दिखते जाएगा पहले से क्लैरिटी है पहनने के बाद। इसी दिन पुलिस आ गई तुम्हारा दोस्त नहीं, हमें जेल में डाल देगा, चलेगा। क्लियर हुआ? देखो कुछ कुछ याद करते चलोगे तभी तो उसका मतलब आगे आप यूज करेंगे। अब ये चीज बताया हुआ है, याद रखा हुआ ये और याद किया हुआ, तुरंत इसको लिख सकते हैं, नहीं याद है तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। और एग्जाम में तो सबके पास सेम टाइम ही है, टाइम बचेगा तब कहीं ना कहीं उस टाइम को अलग यूटिलाइज करोगे, चीजों को याद करोगे, समझोगे, फिर उसको रिवीजन करोगे तो फिर एडवांटेज आएगा। पढ़ के छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिकली वो तो ह्यूमन नेचर भूलना है। आप बताओ किसी का है? सर सेकंड वाला मॉडुलस में क्यों आया? क्या बोल रहे हो? सर सेकंड वाला मॉडुलस में क्यों आया? ये +2 की बात बोल रहा तुम? यस सर। अरे तो 2 क्वार्टर है ना, बताया नहीं तुम निकालोगे कि cos x का, बताया नहीं, तो वही तो समझा रहा था यहाँ पे कि लिखाया था ना जब डेफिनेट इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्लास में बताया नहीं था कि sin x या cos x दोनों का अगर हर एक क्वार्टर का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। 0 से π/2 करोगे तो 1 आएगा, π/2 से पाई करोगे तब भी 1 आएगा। साइन के लिए पाई से 3π/2 करोगे तो ये भी क्वार्टर ही है, लेकिन साइन के लिए पाई से 3π/2 क्या होता है, ग्राफ नीचे आता है तो -1 आ जाएगा। अब cos के लिए भी है और sin के लिए, दोनों के लिए सेम आता है। अब cos के लिए देखोगे तो इंटरवल क्या है, π/2 से 3π/2, तो π/2 से 3π/2 में नंबर ऑफ π/2 का इंटरवल कितना है, तो π/2 से पाई में 1 π/2 आएगा। ये है ना 0 से π/2 sin x और 0 से π/2 cos x, ये दोनों बना। अब ये लेंथ π/2 है ना भाई, 0 से क्वार्टर का मतलब हो गया कि इसका पीरियड क्या होता है, 2π होता है। 2π में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 होंगे ना। अरे π/2 के इंटरवल को क्वार्टर की बात कर रहा हूं, भूल गए देखा कहीं?
यस सर। ये चीजें बताया हुआ है, कराया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक आसमान से टपक गया। ये बताया हुआ है, तो बताई हुई चीज को तो रेफरेंस दे सकते हैं। ये निकालोगे ना तब भी वन ही आएगा, निकाल के चेक कर लो, रफ में तुम निकालोगे तब भी वन। फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ये π/2 के इंटरवल में इसका निकालोगे तो हमेशा वन आएगा, और फर्क ये होता है वन आएगा -1 आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो ग्राफ आपका ऊपर है या नीचे। तो कॉस में देखोगे ना, कॉस में π/2 से 3π/2 में दो इंटरवल है ना, एक π/2 से पाई आएगा और दूसरा पाई से 3π/2 आएगा। इंटरवल का मतलब है π/2 लेंथ की बात कर रहा हूं, इतने लेंथ का होना चाहिए। देखो ना, π/2 से पाई में π/2 का ही लेंथ है ना, और पाई से 3π/2 में भी π/2 का लेंथ है, बीच में तो है ना, ये पाई। अब ये भी एक π/2 का इंटरवल है, ये भी एक π/2 का इंटरवल है, पूरा बनाते हैं तो ये भी एक π/2 का था, तो ये भी 1 है, ये भी -1 है, ये -1 है, ये 1 है, पाई ले जाओ। कितना आंसर बताओ? बताओ तो, जो भी है गलत से के चक्कर में क्यों पड़ोगे? आंसर तो बताओ क्या है? 8 + √3 - √2 होल। यस सर, क्या है? होल 2। और किसी का? देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेशन इसका है, इसमें कोई दो राइट नहीं है, इसमें कांट कैलकुलेट नहीं, इसमें कुछ कर नहीं सकता। कैलकुलेशन है तो करना तो पड़ेगा। देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x आ गया, लिमिट हो जाए π/4 टू 5π/3, सॉरी 5/3 ये π/2 था ना, ये π/2 लिखा ना, तो नेगेटिव लिखा। अब आप बोलो दिमाग और कान खोल के लिखना चाहिए, ठीक है। ये तो 2 आ गया, फिर ये आ गया cos x, ये 3π/2 सॉरी cos sin था ना, sin x 3π/2 से, ठीक है। अब देखो, अब डालेंगे तो sin π/2 क्या होगा, लिमिट डालेंगे तो sin π/2 माइनस sin π/4 प्लस 2, ये हो जाएगा sin 5π/3 माइनस sin 3π/2, ठीक है ना। मैंने sin π/2 1, sin π/4 1/√2 प्लस 2, sin π/3 कितना होगा, -√3 है, -√3/2 -√3/2, और ये sin 3π/2 -1, एक ऑलरेडी माइनस लगा था, माइनस ठीक है। अब देखो ये 1 2 1 4 जाएगा, 4 - 1/√2 माइनस √3/2। अब एलसीएम लोगे तो इसके एलसीएम 2 ही आएगा। अब ये हो जाएगा 4√2 माइनस √2 माइनस √3। ये कितना आसान था, तो हमारा कैलकुलेशन मैटर करता है, आप समझो इसको। टाइम और एक्यूरेसी दोनों मिलके फिर रिजल्ट को डिसाइड करते हैं। टाइम और एक्यूरेसी में एज हमेशा 4 के साथ, अच्छा ग्रेड है, माइनस दोनों में आएगा ना, तुम लोगों ने एक ही माइनस लगा, ये तो है आंसर जो जेई में मिलेगा ना, इन्हीं में खेलते रहेंगे। जैसे देखो तुमने वो भी आंसर मिलेगा ही, तो रीचेक का मौका कब मिलता है, जब हमारा आंसर मैच नहीं करता। एज ए ह्यूमन बीइंग जब अपनी क्वेश्चन को करते हैं तब रीचेक पर जब जाते हैं तो हमारा आंसर को मैच नहीं करता। अदरवाइज जैसा हमें आंसर मिला तुरंत टिक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन आएगा अगर वो गलत कर दोगे तो ये 5 मार्क्स का नुकसान। 1 + 4 आएगा, -1 आ गया, नेट में जो डिफरेंशिएशन हुआ वो 5 नंबर का होगा और वो बहुत ऊपर नीचे आएगा। जो क्वेश्चन सिर्फ मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। टाइम तो मतलब मैटर करता है, लेकिन
एक्यूरेसी उस पे एज रहता है एक्यूरेसी का, क्वेश्चन करो तो सही। ठीक है, आगे नेक्स्ट करो इसको, थोड़ा वाई किसी का करते हैं। फाइंड द एरिया of the curve x equal to 2y minus y square with y axis find the area of curve x equal to 2y minus y square with y axis from y equal to -1 to y equal to 3. बिना ग्राफ बनाए भी कर सकते हैं। पहला काम रूट्स निकालना, रूट्स देखना है कि उसके बीच में कितने हैं, इंटरवल चेंज करो, y एक्सिस के साथ है तो dy आ जाएगा, फर्क नहीं आएगा। डाउट हो तो पूछते रहना, ये नहीं पूछने का आ गया। वन अब देखो पहला काम अपना रूट निकालना, 2y minus y square equal to 0, y equal to 0 और 2 रूट आ, दो रूट आ गए। एरिया जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, देखो लिखने का तरीका जो ग्राफ है वो कहां -1 से 3, इंटरवल -1 से 3 है। अब देखो रूट क्या उनके बीच में है, बिल्कुल देखो दो रूट हमने निकाला, दोनों से दूर इसके बीच में, तो जो एरिया निकालेंगे क्या आएगा -1 से 0, -1 से स्टार्ट होगा और 3 पे खत्म करेंगे, तो -1 से 3 खत्म करने में दो रूट मिलेंगे, 0 और 2, तो इंटरवल क्या होगा -1 से 0, देन 0 से अगला क्या आएगा 2, फिर 2 से क्या आएगा, चेंज करते हैं -1 से शुरू करना, 3 पे खत्म करना, तो अगर लिखना हो डायरेक्ट इसलिए -1 से 3 mod of y square mod of 2y minus y dy, ये एरिया आएगा। अब -1 से 3 है तो इसके इंटरवल को ब्रेक कैसे करेंगे, जो रूट्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका इंटरवल ब्रेक होगा, तो -1 से 3 के बीच में दो रूट आ गया, एक 0 आ गया, एक 2 आ गया। हमने ब्रेक कैसे किया कि -1 से 0 ले लिया, फिर 0 कंटिन्यूटी होगा भाई, -1 से स्टार्ट करना है और 3 पे फिनिश करना है वाया 0 एंड 2, दो रूट्स को क्रॉस करते हुए -1 से स्टार्ट होकर 3 पे फिनिश करना है। तो -1 से स्टार्ट करने के बाद अगला क्या आएगा 0 आएगा, फिर 0 से 2 आएगा, देन 2 से 3 आएगा। फंक्शन तीनों में सेम ही होगा, क्या आएगा 2y minus y square dy, 2y minus y square dy और 2y minus y square dy। ध्यान रखना मैं मॉड नहीं लगा रहा हूं, ये उनके लिए इनके लिए मॉड नहीं लगा रहा हूं। अब इन तीनों को सोल्व करो, तीनों का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करो, ठीक है।
इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा y स्क्वायर ये आएगा और ये y क्यूब बाय 3 ये आएगा -1 से 0। फिर अगेन सेम चीज y स्क्वायर। अगर कंफ्यूजन हो तो एक काम करो, इसको अलग से सोल्व कर लिया, i1 मान लिया, इसको i2 मान लिया और इसको i3 मान लिया, तीनों को सोल्व करके तीनों के एब्सोल्यूट वैल्यू या मैग्नीट्यूड को आपस में बहुत बार मैंने बोल दिया आपको, आई थिंक याद है। तुम्हें तो नहीं पढ़ने पड़ रहा होगा तो एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है? पूरा ये छूट गया, बहुत कुछ पढ़ा दिया और इसे तुम नहीं कर सकते, ठीक है? तो क्या 4 बता रहा हूँ और किसी का बोला कैलकुलेशन बहुत शास्त्री करना होता है, अदरवाइज क्यों नहीं करना होता। डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेन पार्ट कैलकुलेशन ही है, ओपन कर दिया हाँ तो ये है ना जैसे ये और दिन में ना ठीक है, देखो अगर लिमिट डालेंगे हम लोग, देखो अगर 0 डालेंगे तो 0 माइनस 0 तो 0 होगा, इसका अपर लिमिट 0 होगा, माइनस लोअर लिमिट की बात करें तो y स्क्वायर को -1 से रिप्लेस करोगे तो -1 का स्क्वायर चलिए पर पूरा लिख दो, -1 का स्क्वायर माइनस -1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, ये पहला इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना? ये i1 को तो अलग अलग निकालना, फिर i2 में इंटीग्रेशन तो सेम है, बस लिमिट चेंज होगा, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से 2, तो 0 से 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 अपर लिमिट है, 2 अपर लिमिट डालोगे तो 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0 हो गया, ये i2 हो गया। i3 में बस लिमिट क्या होगा, इंटीग्रेशन अभी भी सेम है, लिमिट 2 से 3 हो गया, तो अपर लिमिट 3 है तो 3 का स्क्वायर -3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 का है ना, तो 2 डालोगे क्या आएगा 2 है ना, 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ध्यान रखना इन तीनों के इंडिविजुअल वैल्यू के मैग्नीट्यूड को ऐड करना, ये नहीं कि मैं डायरेक्टली सबको ऐड करूं, डायरेक्टली सबको ऐड करोगे तो कभी गलत आंसर आएगा, मैं बार-बार बोल रहा हूं कि अगर बिना मॉड लगाए कर रहे हो तो अलग-अलग ही करो तो बेहतर रहेगा। तो ये तो 0 हो गया, 0 हो गया, ये -1 ये तो 1 रहा, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +1/3, ठीक है? सही लगा ना भाई, ये तो 1 आया -1 का स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 1/3 आ गया, यानी जब ध्यान से देखोगे तो ये अपना क्या आ गया, -1 + 1/3 क्या होगा 4/3, यानी बेसिकली जो i1 आ गया वो -4/3 आ गया, तो बराबर है। एरिया को क्या आना चाहिए पॉजिटिव, आ क्या गया नेगेटिव, इसका मतलब जो वैल्यू लेना है वो क्या लेना है 4/3 लेना है। जल्दी जल्दी में क्या होता है कि -4/3, क्योंकि हम लगातार करते हैं ना, प्लस किया ये प्लस किया तो लगातार सबको ऐड कर सकते हैं, हम ध्यान नहीं देते, सिंपलीफाई कर देते हैं, फिर आंसर कुछ और आ जाएगा। तो अगर बिना मॉड का कर रहे हो तो थोड़ा तो सतर्क रहना पड़ेगा, अदरवाइज गलत है। i1 हमने सोल्व किया अलग से, इसलिए बोलता हूं तीनों को नाम करो, नेगेटिव करो, अलग अलग सोल्व करो,
I1 आया -4/3, हर एक इंटीग्रेशन को पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ गया तो हमें लेना क्या 4/3, तो मैंने 4/3 उसका आगे लिख दिया। सिमिलरली ये करोगे तो 4 है माइनस कितना है 8/3 का 8/3 अब ये तो 0 ही है, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 12 4/3 तो ये भी 4/3 है। इसको सोल्व करोगे तो ये क्या है 9 ये भी 9 ही है, ये तो 0 हो गया। इधर देखो ये तो 0 हो गया, इसको सोल्व करें तो 4 अगेन -8/3, तो ये कितना आ जाएगा अगेन -4/3। अब देखो ये -4/3 आ गया, आना क्या चाहिए पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया, लेकिन क्या लेना है 4/3। अब देखो तीनों 4/3 आ गए, ये भी 4/3 ये भी 4/3 ये भी 4/3। अगर लगा एक साथ करोगे तो हमेशा एक कंफ्यूजन रहेगा कि आप क्या करोगे, हमेशा सिंपलीफिकेशन के चक्कर में जाओगे। यानी एक साथ सबको सिंपलीफाई करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा नेगेटिव था कौन सा पॉजिटिव था, क्योंकि हर एक इंटीग्रेशन का दो पार्ट होंगे, एक अपर लिमिट वाला एक लोअर लिमिट वाला, फिर एक अपर लिमिट एक लोअर लिमिट। अब वो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है कैसे। तो इसका एक ही अल्टरनेट है कि आप अगर वहां पर प्रॉब्लम हो रहा है तो तीनों इंटीग्रेशन तो सेम ही है, तीनों लिमिट को अलग अलग सोल्व करो, ये बेहतर होगा कि भाई हमने इंटीग्रेशन सब में सेम करना है, बस लिमिट सबका अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, एक बार i1 वाला लिमिट अलग निकाल दिया, i2 वाला लिमिट अलग निकाल दिया, और देन i3 वाला लिमिट अलग निकाल दिया। अब यहां से क्लियरली दिखेगा कि नंबर पॉजिटिव आना चाहिए, अब पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो उसी का आगे साइन चेंज कर दीजिए, फिर इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं ही बोलूं ऐसे ही कि जब आपको मॉड नहीं लगाना है, बिना मॉड लगाए करना है, तो बेहतर है कि आप इसी तरीके से करो जैसा मैंने बताया। समझिए ना, क्योंकि इसमें फिर कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा पॉजिटिव आ रहा है कौन सा नेगेटिव आ रहा है। एक लाइन में सबको एक साथ करोगे ना तो वो कंफ्यूजन रहेगा कि कौन सा पॉजिटिव आ गया कौन सा नेगेटिव आ गया, वो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैंने बता दिया कि सेपरेट करो। ठीक है, तो फोर मान लिया आ गया ना, चलो इसको करते हैं। फंक्शन मान लो y इक्वल टू e की पावर सॉरी x इक्वल टू, या देखो ऐसे भी लिख के आता, देखो मैं ऐसे फाइंड एरिया ऑफ y इक्वल टू ln x with y is x का करो x axis from x equal to 1 by e to x equal to area of y equal to ln x with x axis x equal to 1 by e to x equal to बात क्या है भाई ln इसका बेस क्या होगी, इसे लॉग का बेस अगर लिखो तो उसको क्या लिखते हैं मान लो लॉग इसको बेस तो लॉग इसको क्या कॉमन होगा, किसी लॉग का बेस नहीं है इस लॉग को क्या जीरो LNX या कोई भी लॉग जीरो का करो, कोई भी लॉग जीरो का, किसी भी लॉग का अगर नंबर क्या होगा, किसी भी लॉग का अगर कोई पूछे कोई भी लॉग इररिस्पेक्टिव ऑफ बेस, कोई भी लॉग हो अगर उसका पूछे वैल्यू जीरो का हो 1 irrespective of base the value of log is always 0 when its base is 1। तो अगर किसी भी log का base 1 हो जाए तो उसका वैल्यू या आउटकम हमेशा क्या है 0 है। तो log x to the base of
log 1 to the base 1 sorry a is always 0। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अपना पहला काम क्या होता है, उसके रूट्स निकालना। क्या निकालना है? जिस फंक्शन का एरिया निकालना है वो क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दैट फंक्शन इन दैट गिवन इंटरवल। तो अगर इसके रूट्स निकालोगे आप तो ln x फंक्शन है आपका, तो क्या करेंगे, ln x 0 करेंगे। तो जैसे ln x 0 करोगे तो वहां से उसका रूट निकल के क्या आएगा, x 1। ठीक है, log हमेशा क्या होगा, वहां पे 0 होगा जहां पे उसका नंबर क्या हो जाएगा 1 से। तो x 1 पे log का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो रूट तो आ गया हमारे पास, एक ही रूट ही आ रहा है। अब क्या करना है, बस वही है, एरिया क्या लिखता हूं, एरिया इक्वल टू क्या लिखते हैं 1/e to e mod of ln x dx। अब उसके रूट्स को चेंज करना है, रूट्स पे एक ही आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1 क्या है, इनके बीच में है, e कितना होता है अप्रॉक्स 2.73 ये होता है, ये रैशनल नंबर है। तो ये है 2.73, तो 1/2.73 तो फ्रैक्शन नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और ये तो 2.73 है, यानी ये नंबर 1 से छोटा है और ये नंबर 1 से बेसिकली 1 तो इसके बीच का ही है। तो 1 अगर इसके बीच का है तो इंटरवल ब्रेक कर देंगे। यानी कैसे ब्रेक हुआ, 1/e से 1 देन 1 से e। अब दो इंटीग्रेशन आ गया, अब फिर वो अलग-अलग सोल्व करो। i1 1/e से 1 देन i2 1 से e। आगे से जिनको लगता है कि सर थोड़ा टाइम मेरा किल हो रहा है तो मैं उनको बोलूंगा कि कुछ लेके आना, क्योंकि मेरी भी थोड़ी चीजें प्रॉब्लम है, मैं बहुत तेज नहीं करा सकता। इससे फायदा होगा कि जो तुम्हें लगे तुम अपना रिवीजन करते रहो, आपके टाइम किल नहीं होना, बोलती बात है। यानी क्या आ गया, i1 अपना आ गया 1/e to e, सॉरी 1/e to 1 ln x dx। अब देखो ये भी मैंने बताया था कि ln x के इंटीग्रेशन को याद रखना, इंटीग्रेशन दोनों में सेम ही है, बस लिमिट अलग अलग है। ln x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, याद है, ln x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाय पार्ट्स यूज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1, बड़ा स्टैंडर्ड और इंपॉर्टेंट है ये। ln x का इंटीग्रेशन मतलब पूरा 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन ln x आता है, ना कि ln x का 1/x। हां, तो ln x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए बाय पार्ट यूज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1, और इंटीग्रेशन के लिए याद है वो बाय पार्ट्स में या प्रोडक्ट रूल में क्या यूज करते हैं, i, याद है ना, आइलेट। आइलेट क्या कर रहा है, आइलेट क्यों लेते हैं, चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसमें जिसका पहले ऑर्डर होगा उसको पहला फंक्शन मानते हैं, यू इनटू v याद है, तो बाय पार्ट्स में बोलते हैं। तो लॉग है ना, देखो आइलेट ये हो गया लॉग। 1 क्या होता है, 1 अलजेब्रा होता है, तो वो ये अलजेब्रा। तो लॉग पहले है, अलजेब्रा बाद में। जो पहले होगा वो फर्स्ट फंक्शन होगा, जो बाद में होगा सेकंड फंक्शन। चॉइस ऑफ फर्स्ट फंक्शन में क्या करता है, आइलेट यूज करते हैं। तो जो पहले आएगा वो फर्स्ट फंक्शन बनेगा, और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन बनेगा। यानी जो बोलते हैं ना u इनटू v, u इनटू v का इंटीग्रेशन क्या होता है, u अगर फर्स्ट है और v अगर सेकंड है तो क्या आएगा इसका, फर्स्ट फंक्शन into integration of second function minus differential of first function into integration of second function का होल इंटीग्रेशन। ये सब तो पता होना चाहिए, सब कर चुके हो तभी तो हम यहाँ पहुंचे। एरिया का मतलब आपका इंडेफिनिट खत्म है, डेफिनिट खत्म, ये मैं मान के चलना चाहिए मेरे को कि ये आपको आता है। अब ये u क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन। तो यहाँ से अगर देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन u यानी ln x है, सेकंड फंक्शन 1 यानी x है। अब इस फॉर्मूले में फिट करोगे तो u का मतलब ln x into integration of second यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का मतलब ln x by dx into integration of second का होल इंटीग्रेशन। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, 1 का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x ही होगा ना, तो ये तो x हो गया, ये ln कहीं तो क्या हो जाएगा, ln x मतलब x into ln x, पहले तो ये हो गया भाई, इसका इंटीग्रेशन x हो गया, ln as it is है, माइनस ln का क्या है, डिफरेंशियल। तो ln का डिफरेंशियल का मतलब क्या हुआ, ln का डिफरेंशियल क्या होता है 1/x, तो ये हो गया 1/x, 1 का इंटीग्रेशन क्या वापस x आ गया इनटू x इनटू dx। अब देखो x x कैंसिल हो गया, वापस क्या आ गया dx आ गया ना भाई, x x कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dx वापस क्या आ गया x ही आता है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x इनटू ln x माइनस
यानी जो ln है dx का इंटीग्रेशन था वो क्या आ गया x ln x माइनस, ये आना चाहिए, नहीं आ रहा तो मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्योंकि पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड के लिए तो पढ़ोगे, ऐसा नहीं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर आप जेई के थोड़ा सा साइड में करें तो कम से कम बोर्ड तो पास करोगे, तो बोर्ड पास करने के लिए बोर्ड की सारी चीज है। बस फर्क यही कि बोर्ड और जेई में फर्क ये होता है कि थोड़ा लेवल ऑफ क्वेश्चंस के होते हैं, बेसिक्स ऑलवेज रिमेन सेम, चाहे तो बोर्ड के लिए करो या जेई के लिए करो, एडवांस के लिए करो, बेसिक हर जगह सेम रहेगा। तो अगर बोर्ड के लिए भी सिंसियर हो, बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए, तभी कोई अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है आजकल। तो बोर्ड के लिए भी ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बोर्ड ही हमारा नहीं निकलेगा। ये नहीं कि भाई टफ है नहीं कर सकते छोड़ दिया, छोड़ दो बोर्ड नहीं निकलेगा, ठीक है। तो थोड़ा तो सिंसियरिटी दिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े कैसे पास होगा। तो अगर नहीं है कि फिर एरिया में मैं बार-बार बोल रहा था जब भी मैंने इंटीग्रेशन शुरू किया था कि एरिया इज द मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट आप आए और इंडेफिनेट हम कर चुके हैं, तो एक बार अगर प्रॉब्लम है अगर डेफिनेट इंडेफिनेट में तो वीडियो को रेफर कर लो या थोड़ा देख लो, बिना पढ़े तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो कितना आ रहा बताओ, तो बताया आंसर क्या आ रहा है 2 बाई बिल्कुल गलत है आई थिंक। जिनको थोड़ा डाउट कर रहा है फिर बोल रहा हूं कि आप एक बार डेफिनेट को इंडेफिनेट को ठीक से पढ़ लो कम से कम, नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं आ रहा तो छोड़ देने से काम चलेगा, छोड़ने से काम चलेगा ही नहीं, क्योंकि कंप्लीटली बोर्ड के लिए पढ़ना पड़ेगा, बोर्ड में सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है या फिर थोड़ा डाउट हो रहा है या निकल नहीं रहा है, ये भी नहीं कि नहीं निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं दोबारा समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, रिपीट करके समझाऊंगा। कोई डाउट हो तो बताओ, मैं यही कर सकता हूं, बाकी तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, तो आपके एंड का ही काम है, उसमें मैं या कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम लोग का आंसर कुछ आते नहीं है, तो बताया करो आंसर यार, तुम लोग सो जाते हो, पता नहीं घर पे रहते रहते आलसी हो गए पूरे के पूरे। 2 ही नहीं है बेटा, थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन, थोड़ा क्या मतलब कम से कम बेसिक्स तो एटलीस्ट आरडी शर्मा तो करो कम से कम, ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और बोर्ड में भी हेल्प करेगा, ज्यादा नहीं कम से कम कुछ तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी कुछ भी नहीं करेंगे तभी हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो रखना पड़ेगा, फाउंडेशन कुछ तो पढ़े, कुछ तो बेसिक्स करें, एटलीस्ट आरडी शर्मा ही कर दो तभी वो मेंस में तुम्हारी काफी हेल्प करेगा, एडवांस में तो नहीं, लेकिन मेंस में ही काफी हेल्प करेगा। तो कुछ तो करो कम से कम, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। डाउट हो पूछो, मैं बता सकता हूँ, चाहे कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक का हो, ये मैं कर सकता हूँ। बाकी उसके एंड पे तो आपको काम करना पड़ेगा, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं आने वाला, कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पेंडेमिक के चक्कर में पूरा छोड़ दिया। हां 2 माइनस 2 माइनस 2 बाई, चलो कर लिया, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन आसान भी होता है, टफ भी होता है। टफ पार्ट हमेशा उसका कैलकुलेशन होता है, ठीक से नहीं करोगे तो हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा। अब उसमें ध्यान रखना कौन बड़ा है कौन छोटा है। हालांकि ग्राफ भी तुम एलएन का ग्राफ तो बना ही सकते हो, ब्लॉक का ग्राफ तो सबका सेम होता है, अगर बेस 1 से बड़ा हो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये 1 है, ये e है और ये 1/e है, तो 1/e से 1 तक नेगेटिव है और 1 से e तक पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो मैं ये बोलूंगा जिसको थोड़ा दिक्कत है वो आरडी शर्मा एक बार करो, ये आपको बोर्ड में भी हेल्प करेगा, बोर्ड से और मेंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा डाउट लग रहा है क्योंकि बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा बेसिक्स क्वेश्चन है, बेसिक्स में थोड़ा मीडियोकर मान सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। नहीं होने का मतलब हमारा लैक ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है, पूरा हमने ऐसे नहीं निकाल दिया। और एरिया का मतलब ये हुआ कि आपको डेफिनेट और इंडेफिनेट पता है, हमें ना जब तक डेफिनेट इंडेफिनेट नहीं पता होगा तब तक एरिया कैसे करेंगे। मैं भी बहुत ज्यादा नहीं जीत नहीं जा सकता ना, लेकिन हमारा एरिया चल रहा है, डेफिनेट और इंडेफिनेट में कितना करा सकता हूं, कॉपी भी तो कंप्लीट करने होंगे।
तो थोड़ा अपने एंड पे भी काम करो। हाँ कुछ अगर डाउट लगे, मान लो तुमने डेफिनेट किया इंडेफिनेट किया, उसमें डाउट लग रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे को टेक्स्ट कर दो, मैं उसमें बता दूंगा, या फिर क्लास से पहले थोड़ा आ जाओ जल्दी, वो मैं बता दूंगा, ये कर सकता हूँ। लेकिन करना तो तुम्हें पड़ेगा, खुद से नहीं करोगे तो फिर वो मुश्किल है। ठीक, अगर एक बार जेईई को हम साइड में रखें तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड भी तो पास करना है, पास करना तो अच्छे नंबर नहीं आएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा। तो ज्यादा नहीं करो, तो मतलब बेसिक्स तो करो, जिससे कि कम से कम बाद में हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अब थोड़ी डिफिकल्टी होती है पढ़ाई में। चलो जिनको थोड़ा हुनर है वो थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं, वो लेके आए क्लास में, कुछ लेके आना, ठीक है ना, आप लोग लेके आओ, बैठ के टाइम पास करने का मतलब नहीं है, कुछ बेसिक लेके आओ या फिर पुराने चीजों को लेके आओ, रिवीजन करते रहो बैठ के। एओडी लेके आ गया, लिमिट लेके आ गया, क्वाड्रेटिक लेके आ गया, और पैराबोला लेके आ गया, कुछ लेके बैठे रहे क्लास, मतलब क्वेश्चंस कर लिया, उसके बगल में बैठ के क्वेश्चंस कर रहे, प्रैक्टिस हो रहा है। रिवीजन जरूरी है ना, बैठ के टाइम पास करो तो उसका कोई मतलब नहीं है, ये मेरी मजबूरी है, बहुत ज्यादा गाली नहीं। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।